हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन थॉमस होब्स पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट का एक टॉपिक है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक है ये, और इससे हर बार एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। थॉमस होब्स का जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के वेस्टफोर्ट मॉल्सबरी में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 1679 में। उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रथम व्यवस्थित वैज्ञानिक विचारक माना जाता है। यानी उन्होंने राजनीति का अध्ययन विज्ञान की तरह, जैसे भौतिक विषय हैं जो गणित है, सांख्यिकी है, भौतिकी है, इनकी तरह राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। होब्स को भय का दार्शनिक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने माना कि राज्य का, जब वो पैदा हुए थे तब इंग्लैंड का माहौल है वो बहुत ही भयानक हो रखा था, बहुत अराजकता वहाँ पे फैली हुई थी। इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि भय और मैं जुड़वा भाई है। और उन्होंने राज्य की उपज भी भय को ही बताया है कि जब प्राकृतिक अवस्था में इंसान चारों तरफ से भयभीत था, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, तब वो अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने राज्य का निर्माण किया था। वह चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था। होब्स ने राजनीति विज्ञान को धर्म और नैतिकता से अलग करके वैज्ञानिक आधार पर उसका अध्ययन किया। उनकी अध्ययन पद्धति थी वैज्ञानिक भौतिकवाद। यानी जैसे भौतिक विषयों का, जैसे बाकी जो विषय हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे सांख्यिकी का, भौतिकी का, उसी तरह से उन्होंने माना कि राजनीति विज्ञान का भी उसी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। उसको नैतिक और धर्म से अलग करके एक विज्ञान की तरह देखा जाना चाहिए। होब्स की अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक भौतिकवाद कहा जाता है। उसने राजनीति का अध्ययन ज्योमेट्री, यांत्रिकी तथा भौतिक विज्ञान की सहायता से किया। उसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु पदार्थ एवं गति से निर्मित होती है। यानी जो भी चीज़ें हैं संसार की, जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, कुछ भी है, सारी वस्तुएं एक पदार्थ है और वो गति करते रहते हैं। मनुष्य भी पदार्थ का एक रूप है। मानव व्यवहार को भी वैज्ञानिक नियमों द्वारा समझा जा सकता है, ये उन्होंने बताया। तो उनका इसके लिए महत्वपूर्ण कथन है विज्ञान के लिए, राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने के लिए, कि ज्ञान का अंत है वो शक्ति है। यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं अपन, वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए नहीं करते, बल्कि वो शक्ति अर्जित करने के लिए करते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप पावरफुल हो। राज्य की प्रकृति, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। उन्होंने बोला कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, वह प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित एक कृत्रिम संस्था है। राज्य एक मशीन की भांति कार्य करता है। उन्होंने व्यक्ति को पहले बताया कि राज्य बनने से पहले व्यक्ति बना, और व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर अपनी आत्मरक्षा के लिए राज्य बनाया। जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि राज्य पहले आया, व्यक्तिवाद में आया। कुछ कहते हैं कि समाज पहले आया, राज्यवाद में आया, समाज पहले आया, व्यक्तिवाद में, इस तरह से। लेकिन इन्होंने बताया कि राज्य व्यक्तियों द्वारा बनाई हुई एक कृत्रिम संस्था है। राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा हुआ है। उन्होंने माना कि सब व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर और अपनी आत्मरक्षा के लिए एक समझौता किया और अपने अधिकार एक ही संप्रभु को सौंप दिए। होब्स आधुनिक युग का प्रथम विचारक था जिसने राज्य को यंत्र का, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्य को सर्वप्रथम यंत्र किसने कहा, तो वो होब्स ने कहा। इसीलिए उसे यांत्रिक राज्य सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि यांत्रिक राज्य सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। व्यक्तिवाद के बारे में उनके क्या विचार हैं। होब्स व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था का आधार मानता है, कि व्यक्ति है वो राजनीतिक व्यवस्था का आधार है, उसी ने राज्य बनाया है। राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था है। व्यक्ति राज्य से पूर्व अस्तित्व में था। राज्य का निर्माण व्यक्ति के आत्म संरक्षण हेतु किया गया है, ये इन्होंने बोला है। अब व्यक्तिवाद के आधार क्या है। राज्य व्यक्तियों के समझौते से बना है। उन्होंने बताया, वो व्यक्ति को बताते थे कि व्यक्ति इकट्ठे होकर व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया अपनी आत्मरक्षा के लिए। आत्म संरक्षण राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। व्यक्ति की सुरक्षा इसमें सर्वोपरि है। जब समझौता हुआ
तो उसमें सबसे पहले सर्वोपरि सबसे ऊपर सुरक्षा को रखा गया है, व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने क्या कहा, हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे रूसो कहता है कि मनुष्य अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मनुष्य स्वार्थी है, लालची है, महत्वाकांक्षी है, शक्ति प्रेमी है, प्रतियोगी है और भयग्रस्त है। यानी मनुष्य स्वार्थी है, वह लालच करता है, लालची है, वह महत्वाकांक्षी है और वह शक्ति से प्रेम करता है और आपस में उनमें बहुत प्रतियोगिता भी है और वो भयग्रस्त रहता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि मनुष्य का भेड़िया है। यानी व्यक्तिवाद के लिए, व्यक्ति के लिए उनका विचार था कि मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, मनुष्य का भेड़िया है। प्राकृतिक अवस्था, तो उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहा, ये राज्य और समाज की स्थापना से पूर्व अवस्थित थी, ठीक है। इसमें कोई सरकार नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई न्याय नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। व्यक्ति स्वतंत्र था, उसके ना कोई परिवार था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई गांव था, ना समाज था, कुछ नहीं था। प्राकृतिक अवस्था की उन्होंने विशेषताएं क्या बताई, सभी व्यक्तियों की सभी से लड़ाई रहती थी, अराजकता फैली हुई थी चारों तरफ, असुरक्षा का भाव हमेशा मनुष्य के अंदर रहता था, हिंसा होती थी, शक्तिशाली कमज़ोर को परेशान करता था, मार देता था, उससे जो चीज़ें होती थी वो छीन लेता था और भय हमेशा बना रहता था। तो इसके लिए प्राकृतिक अवस्था के लिए उनका प्रसिद्ध कथन है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, पशु तथा अल्पकालिक था। उन्होंने बताया कि मनुष्य एकाकी था, निर्धन था, एक दूसरे से घृणा करता था, पशुओं की तरह वो जीवन जीता था और उसका जीवन ये नहीं पता था कि कब खत्म हो जाए, अल्पकालिक था। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार क्या है, इनके बारे में क्या बोला है उन्होंने कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ करने का अधिकार था, वो कुछ भी कर सकता था, उस पर कोई बंधन नहीं था। जैसे आज कानून का बंधन है हमारे ऊपर कि हम गलत करेंगे तो कानून सजा देगा, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। आत्म संरक्षण उसका मूल अधिकार था, अपनी सुरक्षा करना, अपनी रक्षा करना उसका मूल अधिकार था। इसके लिए उन्होंने बोला कि शक्ति ही अधिकार है, प्राकृतिक अवस्था में शक्ति ही अधिकार है, ये उन्होंने बोला। यानी जो शक्तिशाली था उसके अधिकार थे, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति था वो बहुत भयभीत रहता था, उसको ये नहीं पता था कि उसका जीवन कितना है। प्राकृतिक विधि, ये है प्राकृतिक अधिकार और ये है प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक अधिकार सबको मिले हुए थे, कोई बंधन नहीं था इसमें। प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि का मतलब उन्होंने बताया कि प्राकृतिक विधि विवेक का नियम है, ये इंसान अपने विवेक से बनाता है। जैसे अपन सोचे कि हमें शांति चाहिए, भय का वातावरण खत्म होना चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारे विवेक में आया, हमारे दिमाग में आया कि प्राकृतिक ऐसे होना चाहिए, तो ये है प्राकृतिक विधि। विवेक मनुष्य को शांति की ओर लेके जाता है। प्राकृतिक विधियों का उद्देश्य क्या है, शांति स्थापित करना और संघर्ष समाप्त करना, आत्म संरक्षण सुनिश्चित करना, ये 3 प्राकृतिक विधियों के वो है उद्देश्य हैं। और प्राकृतिक विधि क्या है, प्राकृतिक विधि है मनुष्य के विवेक द्वारा बनाए गए नियम। उस टाइम कोई शासक, सरकार, राज्य तो था नहीं। प्रमुख प्राकृतिक विधियाँ कौन सी हैं, शांति का प्रयास करो, ये प्राकृतिक विधियाँ हैं कि शांति का प्रयास करो, आवश्यक अधिकारों का त्याग करो और समझौते का पालन करो। मतलब जो अधिकार हैं अपने, जिन पे कोई बंदिश नहीं है, उनका त्याग करो और समझौते का पालन करो और शांति का प्रयास करो, ये प्राकृतिक विधियाँ हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, हॉब्स ने कुल 19 प्राकृतिक विधियों का उल्लेख किया है। सामाजिक समझौता, लेवियाथन में उनकी एक बुक है लेवियाथन, उसमें उन्होंने 19 प्राकृतिक विधियों का उल्लेख किया है। सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते में क्या बोला उन्होंने, प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचने हेतु व्यक्ति ने समझौता किया। जो प्राकृतिक अवस्था में जो अराजकता फैली हुई थी, कोई सरकार नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई शासक नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने समझौता किया। सभी व्यक्तियों ने अपनी शक्तियाँ एक व्यक्ति अथवा सभा को सौंप दी, इसी से राज्य का जन्म हुआ। इसके लिए उनका प्रसिद्ध कथन है
कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंपता हूँ। ये उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने अधिकार सौंप दिए और वो इसके बदले उनकी रक्षा करेगा। समझौते की विशेषताएं क्या थी? समझौता जनता और शासक के बीच नहीं हुआ था। समझौता केवल जनता ने आपस में किया था। शासक समझौते का पक्षकार नहीं था, वो हिस्सा नहीं था समझौते का, इसीलिए शासक समझौते से किसी भी समझौते से बंधा हुआ नहीं है, ये उन्होंने बोला। होब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु पक्षकार नहीं होता है। पक्षकार यानी वो हिस्सा नहीं था कि मैं भी अपने अधिकार इनको सौंपता हूँ, ऐसा नहीं है। संप्रभु है वो अलग था, उस पर कोई बंदिश नहीं थी, वो उसमें जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उसका वो हिस्सा नहीं था। होब्स की संप्रभुता, होब्स वैधानिक संप्रभुता का समर्थक था। यानी होब्स बोलता था, कहता है कि संप्रभु ने जो बोल दिया वही आदेश है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वैधानिक संप्रभुता, यानी संप्रभु के आदेश, संप्रभु ने जो बोल दिया वही आदेश है, वही कानून है। संप्रभुता की विशेषताएं क्या है उनकी? उन्होंने बोला है कि संप्रभु सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अविभाज्य है। संप्रभु की जो शक्तियां हैं वो अविभाज्य है, अदेय है, किसी को देने वाली नहीं है, निरंकुश है, वो जो चाहे वो कर सकता है और स्थायी है। होप संप्रभु को किसी भी नैतिक बंधन से मुक्त करता है कि उसके ऊपर कोई भी नैतिक बंधन नहीं है। संप्रभु यानी शासक, उसने राज्य और सरकार में भेद नहीं किया, राज्य भी वही है, संप्रभु ही, सरकार भी वही है, समाज भी वही है। क्योंकि यदि राज्य और सरकार समाज अलग हो जाएंगे संप्रभु से तो वो उस पर कुछ बंदिश लगाएंगे, इसलिए उसने बोला है कि संप्रभु पूर्ण संप्रभु है, राज्य और सरकार और समाज वो ही है। लेवियाथन, उनकी एक बुक थी लेवियाथन, बहुत ही फेमस बुक है, कई बार पूछ ली जाती है। लेवियाथन एक विशाल समुद्री राक्षस का प्रतीक है। ये समुद्री राक्षस का मतलब एक बाइबल में एक वो है, क्या बोलेंगे, एक कैरेक्टर है बाइबल में, तो उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि लेवियाथन है एक विशाल समुद्री राक्षस है। लेवियाथन यानी उनका जो शासक है, संप्रभु है, वो एक विशाल समुद्री राक्षस की तरह है, उस पर कोई बंदिश नहीं है, वो इतना पावरफुल है। होब्स ने इसे सर्वशक्तिमान राज्य का प्रतीक बताया, ठीक है, कि ये सर्वशक्तिमान राज्य है, इस पर किसी की कोई बंदिश नहीं है, संप्रभु के आदेश ही कानून है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसकी। लेवियाथन 1651 होब्स की सर्वाधिक प्रसिद्ध करती है, इसे आधुनिक राजनीति विज्ञान की महानतम पुस्तकों में गिना जाता है। यानी लेवियाथन है वो 1651 में उन्होंने लिखी थी और इसे राजनीति विज्ञान के एक महानतम पुस्तकों में गिना जाता है। अब स्वतंत्रता पे उनके क्या विचार हैं वो देखते हैं। होब्स की स्वतंत्रता का अर्थ है बाधा का अभाव, यानी किसी तरह की बाधा नहीं। कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, क्योंकि कानून स्वतंत्रता को सीमित करता है, कानून व्यवस्था की रक्षा करता है, कानून उसका विरोधी नहीं है। मतलब कुछ विचारक कहते हैं कि कानून है वो स्वतंत्रता का विरोधी है, लेकिन होब्स कहते हैं कि कानून है वो रक्षा करता है मनुष्य की। और इस रक्षा, पहले स्वतंत्रता तो थी प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन वो स्वतंत्रता किसी काम की नहीं थी, क्योंकि शक्तिशाली की स्वतंत्रता थी, वो कमजोर के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं थी। फिर जब कानून बना तो कानून से क्या हुआ कि सब पे जो शक्तिशाली थे, जो गलत कर रहे थे, उन पे बंधन लगा, तो सब मनुष्यों को स्वतंत्रता मिली। कानून व्यवस्था की रक्षा करती है, उनका कहना था कि कानून है वो व्यवस्था की रक्षा करती है, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, ठीक है। उनका कहना है कि विधि मौन रहती है, उसका मतलब स्वतंत्रता है। शक्ति का सिद्धांत, शक्ति क्या है? शक्ति वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भविष्य के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। शक्ति यानी किसी के पास शिक्षा है, नॉलेज है, धन है, वस्तुएं हैं, सब एक तरह से शक्ति है, और वो उसको शक्ति बोलते हैं। और उस शक्ति के माध्यम से व्यक्ति, जैसे धन है तो धन के माध्यम से
अपने भविष्य के उद्देश्यों को पूरा करेगा। उसके पास नॉलेज है तो उससे वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। तो वह कहता है कि शक्ति है वह माध्यम है कि वो मनुष्य भविष्य के उद्देश्यों की अपने भविष्य के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। होप शक्ति और बल में विशेष अंतर नहीं करता। जैसे राजा के पास सेना है तो वो उसकी शक्ति हुई ना, तो वो शक्ति और बल में ज़्यादा अंतर नहीं करता। होब्स आधुनिक शक्ति सिद्धांत का प्रारंभिक प्रवर्तक माना जाता है। तो ये देख लेना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आधुनिक शक्ति सिद्धांत का प्रारंभिक प्रवर्तक कौन था, होब्स। अब उनकी कुछ रचनाएं हैं, ये उनकी बुक्स हैं, इनमें से कोई भी कई बार पूछ ली जाती है, अधिकतर पूछते हैं। तो इनमें एक तो है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, डी कॉर्पोरे, डी सिवे, लेवियाथन, बेहीमथ, डे होमिने, ए डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ये किताबें 8 उनकी, इनके नाम भी याद कर लेना, कोई भी पूछ ली जाती है। उन्हें भय का दार्शनिक कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि भय का दार्शनिक कौन है, थॉमस होब्स। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रमुख समर्थक कहा जाता है उन्हें। राज्य को यंत्र कहने वाला प्रथम विचारक भी उन्हें कहा जाता है। वैधानिक संप्रभुता का समर्थक कहा जाता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था थी, ये भी उन्होंने बोला है। आत्म संरक्षण सर्वोच्च लक्ष्य है, ये उन्होंने बोला है। लेवियाथन 1651 में लिखी थी उन्होंने। मनुष्य का भेड़िया है, ये भी उन्होंने बोला है। शक्ति ही अधिकार है, ये उन्होंने बोला है। तो ये कुछ उनके कथन है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये था लेवियाथन चैप्टर, लेवियाथन के बारे में पढ़ा अपन ने और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इससे बाहर कहाँ से जाएंगे। जो था वो मैंने करवा दिया है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और हर बार हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, कैसे भी दे देते हैं घुमा के। तो आप ये पढ़ लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन होप्स से MCQs करेंगे, जिससे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।